Hello students, good morning to all of you. Today our last topic in unit 2 is डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड था. तो डिफॉर्मेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं. द मटेरियल साइंस डिफॉर्मेशन रेफर टू एनी चेंजेस इन शेप साइज और एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू. डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल अपना शेप चेंज कर ले, साइज चेंज कर ले, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई अपना शेप और साइज चेंज कर ले, तो वो किस किस वजह से हमारा चेंज होता है वो डिफॉर्मेशंस कहलाता है. एंड अप्लाइड द फोर्स, दैट मीन्स हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल अपना चेंज कर लेगा. और चेंज इन टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, हीट देते हैं, तो भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट अपना क्या कर लेता है, शेप जो है वो साइज जो है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. तो ड्यू टू टू रीजन्स, सिंपल सा है. यदि हम शेयर स्ट्रेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो भी ऑब्जेक्ट अपना जो शेप स्ट्रक्चर साइज वगैरह है वो सब चेंज कर लेगा. या हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, शेप साइज. ओके, द फर्स्ट कैन बी रिजल्ट इन टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसको हम बोलते हैं पुलिंग फोर्सेस, कंप्रेसिव पुशिंग फोर्स, शेयर स्ट्रेस, शेयर बेंडिंग एंड टॉरिसन टस्टिंग. ये अलग अलग फोर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है खुद अपना शेप और हमारा साइज जो है वो क्या ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है. ओके, इन द सेकेंड केस, दूसरा केस है द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स विच आर डिटरमाइंड द टेम्परेचर एज अ मोबिलिटी. टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि टेम्परेचर यदि हम देते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शेप साइज स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. बिकॉज ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आयंस का मूवमेंट उसमें बढ़ जाता है टेम्परेचर की वजह से, तो वो अपना शेप साइज जो है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. Such as grain boundaries, bond vacancies, line and screw isolators, and dislocations and stocking faults, and in the both crystalline and non crystalline solid. डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स होते हैं. एक क्रिस्टलाइन जिसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है और नॉन क्रिस्टलाइन जिसका कोई डायमेंशनल नहीं स्ट्रक्चर नहीं होता है. इस तरीके से यदि हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो आयंस में मूवमेंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्मेशन अकर कर लेता है. डिफॉर्मेशन इज ऑफन डिफाइंड एज स्ट्रेन. ये हमारा सिंपल स्ट्रेन के फॉर्म में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. डिफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. डिफॉर्मेशंस अकर इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अराइज दैट अप्लाइड द फोर्स may be sufficient to assume a new equilibrium state and return its original state when the load is removed. A layer is applied force may lead to permanent deformation of the objects due to structure failure. सिंपल सी बात है. यदि हम क्या करते हैं, यदि डिफॉर्मेशंस करना है तो हम यदि पर्टिकुलरली शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स की वजह से वो अपना स्ट्रक्चर जो है, जो ओरिजिनल स्टेट है वो उसको क्या कर लेता है, बिल्कुल कन्वर्ट कर लेता है, ओरिजिनल स्टेट को कन्वर्ट कर देता है. और जिस तरीके से हम यदि कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जब तक वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, देन वापस से हमने अप्लाई करना फोर्स बंद कर दिया तो वो वापस अपनी इट्स ओरिजिनल स्टेट में वापस से कन्वर्ट हो जाता है. टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशंस, कितने टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग हमारा डिफॉर्मेशन को क्लासीफाई करा है दूसरे टाइप्स में. फर्स्ट होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशंस. इलास्टिक डिफॉर्मेशंस का मतलब इलास्टिसिटी. सिंपल सा जो रबर होता है, हमारा इरेजर जो होता है या सिंपल रबर होते हैं, वो जैसे जैसे आप उसको स्ट्रेंथ फोर्स क्रिएट करोगे, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो अपना इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ रिवर्सिबल. ये जो फोर्स होता है ये रिवर्सिबल होता है. आपको पता है जब तक हमने फोर्स अप्लाई करा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, देन अगेन हमने उसको छोड़ दिया तो वो वापस अपने पोजीशन पे रिटर्न आ जाएगा. तो ये डिफॉर्मेशन जो होता है वो रिवर्सिबल चेंजेस होता है. जैसे जैसे फोर्स अप्लाइड करते हैं, लॉन्गर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, देन इट्स कन्वर्ट इनटू शेप एंड वापस से फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, इट्स गेन इनटू ओरिजिनल स्टेट. ओके, इसको हमने लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस को हमने हुक्स लॉ के थ्रू हमने एक्सप्लेन करा है. हुक्स लॉ जो होता है वो सिग्मा इक्वल्स टू ई और एप्सिलॉन होता है. सिग्मा जो होता है वो वेयर करके लिखा हुआ है अप्लाइड स्ट्रेस, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, और ई जो है मटेरियल कांस्टेंट, यदि यंग मॉडुलस फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है, और ई जो है वो हमारा होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो होता है वो हम कितना स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको कितना पुलिंग कर रहे हैं, ये हमारा जो डैमेज होता है, जो पार्टिकल हमारा ऑब्जेक्ट जो डैमेज होता है वो हमारा कहलाता है एप्सिलॉन. ओके, ये होता है हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशंस कहलाता है. सेकेंड है हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो और इरिवर्सिबल चेंजेस. वो हमारा इलास्टिक जो होता है, रबर जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और हमारा प्लास्टिक जो इरिवर्सिबल. जैसे हमने सपोज टेम्परेचर उसको दिया तो वो प्लास्टिक अपना मेल्ट हो जाता है और अपनी एक्टिविटी खो देता है, लॉस्ट कर देता है, और उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है. एक बार यदि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है तो वो वापस ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है. तो सिंपल सा हमारा जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो
तीन टाइप के, मेटल फैट्यू और हमारा कंप्रेसिव फेल्यूर एंड फ्रैक्चर्स, ये अक्सर होता है जनरली हमारे प्लास्टिक के अंदर। सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैकल्स इक्वेशन, जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। हैकल इक्वेशन होती क्या है और किसके बारे में ये इक्वेशन है। ओके, तो हैकल इक्वेशन जो होती है वो जनरली डिसोल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और डिसोल्यूशन जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, जब भी हम किसी डिसोल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर और हमारा ड्रग या डोजिश फॉर्म जो रहता है वो अपने ही सरफेस से क्या होने लग जाता है, डिसॉल्व होने लगता है, नॉट अ डिसइंटीग्रेट, सरफेस से डिसोल्यूशन होने लगता है, तो वो इक्वेशन हैकल इक्वेशंस के उसमें आती है। ठीक है, ऑलरेडी इन द 1940 Shapiro and Konopecki published the data based on the powder compression। ओके, हैकल इक्वेशन सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था शैपिरो एंड कोनोपेकी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाउडर के लिए हैकल इक्वेशन दी थी। और देन पाउडर के अंदर भी उसने कंप्रेशन फोर्स के लिए दिया था कि टैबलेट में जो पोरोसिटी है उस पर फंक्शन किया था उन्होंने, कि जो टैबलेट जो होती है पोरस नेचर की होती है तो वो कैसे डिसोल्यूशन करती है, तो पोरोसिटी दिखाने के लिए हैकल इक्वेशन यूज़ की गई थी टैबलेट कंप्रेशन के अंदर। और उस इक्वेशन को सबसे पहले 1961 में दी गई थी और वो कॉमनली ये इक्वेशन यूज़ की जाती है। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं हैकल इक्वेशन बोला जाता है, जो कि डिसोल्यूशन पर डिपेंड है और पोरोसिटी पे डिपेंड है। ओके, हैकल इक्वेशन, द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन अजम्पशन कंप्रेशन ऑफ पाउडर। ये जनरली हैकल इक्वेशन जो है वो कंप्रेशन ऑफ पाउडर के लिए है। जब आप पाउडर को कंप्रेस करते हैं या ग्रैन्यूल्स को कंप्रेशन करते हैं तो टैबलेट जो होती है वो पोरस टैबलेट बनती है। पोरोसिटी पे डिपेंड करता है, यदि पोरस ज़्यादा है तो टैबलेट हमारी इजीली क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, पोरोसिटी हमारी डिसोल्यूशन पर डिपेंड करती है कि डिसोल्यूशन पोरोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन जो होती है केमिकली जो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करना है, ये इक्वेशन है log 1/E Kp + A। ई जो है हमारा पोरोसिटी पाउडर की है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट एंड ए एंड आर इज़ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ए जो है वो एरिया है और आर जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के पैरामीटर्स जो जनरली यूज़ किया है। और पी जो है वो कंप्रेशन फोर्स है, कितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं टैबलेट कंप्रेस करने के लिए। यह होती है हमारी हैकल्स इक्वेशंस। नेक्स्ट है हमारा ये कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, हम ये लेक्चर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज शेयर स्ट्रेस। ये हमारा कहलाता है शेयर स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं। फर्स्ट होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो नॉर्मली प्लेन पे होता है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोला जाता है। इसको हम लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू FN/A। वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मल हमारा फोर्स है अपॉन में कोई एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हो रहा है। शेयर स्ट्रेस अभी हमने डिफाइन किया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो शेयर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से अपना सॉलिड कैसे डिफॉर्मेशन हो जाता है वो हमारा स्ट्रेन कहलाता है। एप्सिलेंस इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में ई, इसका वैल्यू होता है। ई जो होता है यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है, एप्सिलेंस जो होता है स्ट्रेन होता है, और सिंपली सी हमारे स्ट्रेन का ये यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्ट्रेस की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की, जो कि आपको अभी दिख रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये आपको दिख रहा है। और ये इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिखो या ना लिखो, ये हमारा लास्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के फॉर्म में भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये हमारी यूनिट जो है सेकंड यूनिट जो है अब पूरा कंप्लीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट, यदि किसी को डाउट हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।